अच्छा, अब जरा ये इवैल्यूएट करते हैं कि हम लोगों ने जो पे बैक पीरियड कैलकुलेट किया इसको हम डिसीजंस के तौर पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ द प्रोजेक्ट पे बैक पीरियड इज लेस देन और इक्वल टू एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड, जब हम लोग डिसीजन ले रहे हैं तो उस वक्त हम सोचते हैं कि यार हमारा ख्याल ये है कि हम इतनी देर के प्रोजेक्ट के पे बैक वाले को हमें शुरू करना चाहिए, एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए जिसका पे बैक पीरियड ज्यादा से ज्यादा 4 साल हो, इससे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू नहीं करना चाहिए। ये मैनेजमेंट का डिसीजन होता है, डिसीजन मेकर्स की मर्जी होती है कि वो कितनी जल्दी अपना प्रॉफिट या कितनी जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर करना चाहते हैं। तो अगर आपका पे बैक पीरियड ज्यादा है, आपका एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड ज्यादा है और आपके बिजनेस का जो चीज आप इवैल्यूएट कर रहे हैं उसका पे बैक पीरियड कम है, तो बिल्कुल आप उसको शुरू करें आपकी मर्जी के मुताबिक। यानी कि आपको लगता है कि यार कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जो 5-1 साल में हमें पे बैक दे दे, और ये वाला जो प्रोजेक्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले इवैल्यूएट किया है ये हमें कोई 3 साल और 7 महीनों में पे बैक दे देता है, तो इसका मतलब अच्छी बात है, इसको शुरू कर लेना चाहिए। लेकिन फर्ज करें कि अगर आपकी ये सोच है कि यार कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए जो 3 साल में पे बैक कर दे, और आपका ये वाला जो प्रोजेक्ट जो भी हमने वैल्यूएट किया है ये 3 साल और 7 महीने में पे बैक कर रहा है, तो दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट, ये हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि अगर तो हमारा पे बैक पीरियड एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड के अंदर है तो हम उसे कहेंगे कि यस ये काम कर सकते हैं। इस रूल को हम कहते हैं फिजिबिलिटी रूल। फिजिबिलिटी रूल कहते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि हम एवेल्युएट कर रहे हैं कि एक बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सिंगल बिजनेस डिसीजन कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं, ये पे बैक पीरियड के अंदर इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपने अपना एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड कितना बनाया हुआ है। अच्छा, अगर तो आप 2 बिजनेसेस आपस में कंपेयर कर रहे हैं, इसको हम लोग कंपैरिजन रूल कहते हैं, कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं 2 बिजनेसेस का आपस में कि किस तरीके से आप इन दोनों में से कोई एक चूज करना है तो आप कैसे करेंगे। इनके लिए ना 2 बिजनेसेस के केस में एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का वर्ड अक्सर जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। आपने ज़हन में रखना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि एक बिजनेस ये सेपरेट है, एक ये सेपरेट है, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। इसको शुरू करने से इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, इसको शुरू करने से इस पर कोई इंपैक्ट नहीं है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और हमने उनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। तो हम कंपेयर करेंगे और जिसका पे बैक पीरियड छोटा होगा, शॉर्टर पे बैक पीरियड होगा, उसको हम चूज कर लेंगे। कहने का मतलब यह है कि उससे हमें जल्दी पैसे रिकवर हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात। तो अब जरा इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं जी। 3 प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट ए, बी और सी। इन तीनों प्रोजेक्ट्स का पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है। हमने जो चीजें पढ़ी हैं अभी तक उन सब की एक बड़ी जबरदस्त, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल है। अगर हम पहले बिजनेस की बात करें प्रोजेक्ट ए की, तो इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 5 मिलियन की, ठीक है जी। इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 5 मिलियन की और इसके कैश फ्लोज हैं 100,000 पर ईयर के, 1 मिलियन पर ईयर के, और 8 साल तक ये बिजनेस जो है वो हमारा चलेगा। अब इसमें अगर आप गौर से देखें तो हमने पहली जो टाइप पढ़ी थी कि जिसमें इक्वल कैश फ्लोज हर साल बनते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो कैलकुलेशन थी वो बहुत ईजी थी। हम कहते थे भाई कि हमारा जो फॉर्मूला है वो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लोज। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास 5 मिलियन की, एनुअल कैश फ्लोज है 1 मिलियन के, तो हमारे पास जो इसका पे बैक पीरियड बनेगा जनाब वो बनेगा 5 इयर्स, और 8 साल तक ये बिजनेस जो हमें प्रॉफिट देगा। इसका मतलब ये है कि इसमें पे बैक आ जाएगा। अगर फर्ज करें कि यहां पे लिखा होता है कि इसकी लाइफ है 3 साल और हम कहेंगे 5 साल में पे बैक पीरियड आएगा, फार्मूला लगा दिया आंखें बंद करके, तो गलती हो जाएगी। हमने ये देखना है कि क्या जो पे बैक पीरियड बन रहा है क्या उसकी प्रोजेक्ट की इतनी लाइफ भी है कि नहीं। तो यस, इस प्रोजेक्ट की इतनी लाइफ है कि ये 8 साल तक चलेगा और हमारा 5 साल में पे बैक आ रहा है। दूसरी बात करते हैं जी, प्रोजेक्ट बी। एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20 लाख की करनी पड़ेगी और इसके प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। तो आपके ज़हन में फौरन से आना चाहिए कि हमने बात की थी कि प्रॉफिट्स नहीं यूज करने, कैश फ्लोज यूज करने, और प्रॉफिट और कैश फ्लोज में सबसे बड़ा और मोटा डिफरेंस क्या होता है, डेप्रिसिएशन का होता है। तो हमने डेप्रिसिएशन इन प्रॉफिट्स के अंदर ऐड बैक करनी है। हर साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और हमने डेप्रिसिएशन इन प्रॉफिट्स के अंदर ऐड बैक करनी है। अब डेप्रिसिएशन हमारे पास नहीं है, इस केस में हम ये अजम्पशन ले लेंगे। मैं आपको बता देता हूं, ये अजम्पशन हम लोग यहां पे लेंगे क्योंकि क्वेश्चन छोटा है, इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम ये कर लेते हैं कि जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 2 मिलियन और एक
मशीन आ रही है जिसकी बेसिस के ऊपर हम 5 साल जिसको चला सकेंगे। तो जब आपके पास इंफॉर्मेशन ना हो तो आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है सारी की सारी उसको आप समझ लें कि एक एसेट है और जितने साल तक उससे कैश इनफ्लो आ रहा है वो उसकी यूजफुल लाइफ है। और अगर इन्होंने ये दिया हो कि मशीन एंड पे बेचने से हमें इतनी रीवैल्यू वो मिलेगी, रेजिडुअल वैल्यू मिलेगी, तो आप उसको रेजिडुअल वैल्यू रख लें। और अगर डेप्रीसिएशन का नहीं बताया हुआ तो स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल होगा। तो हमारी इसकी हर साल की जो डेप्रीसिएशन है वो कैसे कैलकुलेट होगी जी? डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 2 मिलियन का एसेट है और इसकी यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है, क्योंकि इसके कैश फ्लोज हमें 1, 2, 3, 4 और 5 सालों तक आ रहे हैं, ये लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसकी जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर रेजिडुअल वैल्यू इसकी 0 है, तो मैं -0 लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि रेजिडुअल वैल्यू माइनस करनी है। ये मैं तब बता रहा हूं जब इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। नॉर्मली क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी होती है क्योंकि हमारे एग्जामिनर को पसंद है कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा वर्किंग्स आपसे करवाए। तो 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 5, इसका मतलब ये है कि 0.4 मिलियन इज द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ये भी मैंने आपको बता दिया कि डेप्रिसिएशन मेथड ना बताया गया हो तो हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल करते हैं, हमने अकाउंटिंग में भी पढ़ा। तो अब जरा देखिएगा कि सारे प्रॉफिट्स के अंदर हमें, हर साल के प्रॉफिट्स के अंदर हमें ये डेप्रिसिएशन ऐड बैक करनी पड़ेगी, तो जिससे हमारा कैश फ्लोज फॉर द ईयर आ जाएंगे। तो अगर हम बात करें ईयर 1 की, इसी तरह से 1, 2, 3, पहले हम ईयर 0 से स्टार्ट करते हैं जी, क्योंकि अनइवन कैश फ्लोज है, हमें टेबल बनाना पड़ेगा। 4 और 5, ईयर 0 के ऊपर हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है जी? 2 मिलियन की। अब अगर हम लोग हर साल के इनफ्लोज की बात करें तो वो कितने होंगे जी? पहले साल आपका 200,000 का प्रॉफिट है, लेकिन इसमें हमने डेप्रिसिएशन 400,000 की ऐड करनी है, तो हमारे पास 600,000 पहले साल का इनफ्लो आएगा। अब ये बहुत सारे जीरोस में नहीं लिखूंगा। सेकंड ईयर में 400,000 का आपका प्रॉफिट है, लेकिन डेप्रिसिएशन भी आपने 400,000 इसमें ऐड बैक करनी है, क्योंकि हर साल की डेप्रिसिएशन सेम है। तो 800,000 जो है ये आपकी टोटल कैश इनफ्लो हो जाएगी ईयर 2 के अंदर। ईयर 3 के अंदर 200,000 आपका प्रॉफिट है और 400,000 का आपका डेप्रिसिएशन है, तो 600,000 की आपकी ये कैश इनफ्लो आएगी। तो ये तो अब आपके सारे हो गए कैश फ्लोज। तीसरी कैलकुलेशन हमने टेबल के अंदर क्या करनी होती है, हमने ये वैल्यूएट करना होता है कि अब हम इसमें क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज बनाएंगे। क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज के अंदर ईयर 0 के अंदर तो हमारे पास 2 मिलियन यानी कि 2000 केस की आउटफ्लोज है जी। इसके बाद आपको पहले साल में जो कैश इनफ्लो रिकवर हुए वो 600,000 के थे, इसका मतलब है कि 1400,000 के आपके पास क्यूमुलेटिव नेगेटिव कैश फ्लोज रह गए पहले साल के एंड पे। दूसरे साल आपको 800,000 के कैश फ्लोज रिकवर हुए, तो आपके पास 600,000 नेगेटिव रह गए, क्योंकि हमने 14 में 800 ऐड करके इधर लिखना होगा। तीसरे साल के एंड पे आपको 600,000 जो है वो पूरा का पूरा रिकवर हो गया, और तीसरे साल के एंड पे आपके कैश फ्लोज हो गए निल, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निल हो गए, 0 हो गए। जब आप 0 लिखते हैं ना तो कोशिश क्या करें कि 0 की जगह निल लिख दिया करें, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे हमारा जो पे बैक पीरियड इस दूसरे प्रोजेक्ट का बना है, प्रोजेक्ट बी का, वो कितना बना है जी? तीसरे साल के बिल्कुल एंड पे हमारे सारे कैश फ्लोज जो है वो रिकवर हो गए। अगर तो आपका क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का अमाउंट बैलेंस 0 आ जाए तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैश फ्लोज जो है वो ईयर एंड पे रिकॉर्ड करते हैं या इवनली ड्यूरिंग द ईयर रिकॉर्ड करते हैं, दोनों केसेस में आपका आंसर सेम ही होगा। तो इस वक्त जो हमारे पास दूसरा प्रोजेक्ट है, इसकी जो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है जी, इसका पे बैक पीरियड 3 इयर्स है। अच्छा, आगे चलते हैं, प्रोजेक्ट सी की बात करते हैं। प्रोजेक्ट सी जो है इसमें सीधे सीधे उसने आपको कैश फ्लोज दिए हुए हैं, तो इसमें आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ईयर 0 के ऊपर होगी जी, और कैश फ्लोज आपके ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 के ऊपर है। तो हमारे पास क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज जो हैं वो इधर आएंगे। पहले साल 0 ईयर के एंड के ऊपर जो है वो 4 मिलियन के आपके नेगेटिव कैश आउटफ्लोज हैं। पहले साल आपको 800,000 के रिकवर हुए, तो इसका मतलब है कि 3200 के रह गए आपके पास। फिर 1200 1200 के आपके पास रिकवर हुए, तो ये जनाब 2000 केस रह गए आपके पास।
ठीक है जी। फिर इसके बाद तीसरे साल में 1000 मजीद रिकवर हो गया जी, तो आपके पास 1000 के रह गए नेगेटिव, ठीक है। और चौथे साल में आपके पास 2000 केस यानी कि 2 मिलियन की रिकवरी हुई। आपने रिकवरी करनी थी 1 मिलियन की, तो आपके इस साल जो है ना वो पॉजिटिव 1000 के जो है वो आ गए ईयर 4 के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, ईयर 4 के अंदर आगे आपके पास पॉजिटिव कैश फ्लोज, इसका मतलब ये है कि ईयर 3 तो पूरा लगा है और ईयर 4 का भी कुछ पार्ट लगा है आपके कैश फ्लोज को नील के बाद पॉजिटिव करने में। तो उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से हम करेंगे, हम कहते हैं भाई रिकवरेबल अमाउंट 1 मिलियन की और रिकवर्ड हुई जी 2 मिलियन, तो इसका मतलब है कि आंसर आया 0.5। तो अगर आप इसको इवैल्यूएट करना चाहिए, इसको इंटरप्रेट करना चाहें, तो आपका जो पे बैक पीरियड बनता है ईयर 3 पूरा लगा और ईयर 4 का भी 0.5 लगा, तो हम कहते हैं कि 3.5 ईयर्स 3.5 ईयर्स जो है ये आपके लग गए। या अगर आप इसको मंथ्स में कन्वर्ट करना चाहें तो 0.5 को मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आंसर आएगा जी 6। तो हम कहेंगे कि 3 ईयर्स और 6 मंथ्स जो हैं ये आपके लगे फॉर पे बैक। तो हमारे पास तीनों पीरियड्स का पे बैक आ गया है। पहले प्रोजेक्ट का पे बैक है 5 साल, दूसरे प्रोजेक्ट का पे बैक है 3 साल और तीसरे प्रोजेक्ट का पे बैक है 3 साल 6 महीने, ठीक है जी। कि सबसे कम जो पे बैक पीरियड है वो है प्रोजेक्ट बी का। प्रोजेक्ट बी जो है ये सबसे अर्ली हमें हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर करके देता है, ठीक है जी। तो दैट्स ऑल फॉर पे बैक पीरियड।